Hi, I am Monica. With 15 years of live classroom teaching experience, I have compiled difficult concepts in easier way using English and Hindi for quick understanding. The shortcut to learn social science is by learning keywords, that is the important words only. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। रोम की लैटिन लैंग्वेज से लिबर वर्ड लिया है जिसका मतलब है फ्री। नई एजुकेटेड मिडिल क्लास ने अपने आप को अपने रूलर से फ्री बताया। उन्होंने डिक्लेयर किया हर इंडिविजुअल फ्री है और उसके पास इक्वल राइट्स हैं। मिडिल क्लास चाहती थी कि गवर्नमेंट अब लोगों के अप्रूवल से बने। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से किंग का रूल एंड हुआ। फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट की प्रिविलेजेस को स्टॉप किया। कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन्स की इलेक्ट हुई गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल आइडियल्स ऑफ द लिबरल्स इन यूरोप। फ्रांस से डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले स्टार्ट हुआ, जिसमें वोट देने के और गवर्नमेंट में इलेक्ट होने के लिए प्रॉपर्टी का ओनर होना कंपलसरी था। मेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और ऑल विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। जब जैकोबिन्स पावर में आए तब उन्होंने मेल्स को वोटिंग राइट्स ग्रांट किए थे। नेपोलियन के आने पर फिर वोटिंग राइट्स लिमिटेड कर दिए गए और विमेन को फादर्स और हस्बैंड्स के कंट्रोल में रहने को कहा। 19th एंड स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में ऑल विमेन एंड मेल्स जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो इक्वल राइट्स के लिए डिफरेंट मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहे और डिमांड्स करते रहे। Our next topic is economic ideals by the liberals in Europe. नेपोलियन की गवर्नमेंट ने जर्मनी में कंबाइन करके 39 स्टेट्स फॉर्म की। ये डिसीजन कांग्रेस ऑफ वियना ने 1815 में इन सब स्टेट्स की इकोनॉमीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए लिया। पहले हर स्टेट के अपने सिस्टम, वेट्स, गुड्स पर लगने वाले टैक्सेस अलग अलग थे, जो ट्रेड में एक बैरियर था। एक क्लॉथ को नापने में अलग अलग रीजन्स अलग मेजरमेंट्स और मनी कैलकुलेट करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, LA एक मेजरिंग यूनिट था जो जर्मनी की स्टेट्स में यूज़ होता था। जैसे एक कपड़े को फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर, मेंस में 55.1 सेंटीमीटर एसेट्रा मेजर किया जाता था। 1834 में ज़ोल्वेरन कस्टम्स यूनियन प्रशिया ने फ्री ट्रेड के लिए फॉर्म की और जर्मन स्टेट्स ने भी उन्हें फॉलो किया। अगर एक यूनिफाइड लॉ बना दिया जाए तो आपस में ट्रेड इजी और बिना रुकावट के हो सकेगी। यूनियन ने सारे टैक्सेस को ख़त्म कर दिया। पहले अलग अलग 30 करेंसीज यूज़ होती थी, यूनियन ने ये नंबर सिर्फ 2 कर दिया। इसके साथ साथ रेलवेज़ ने ट्रेड और यूनिटी को और बढ़ाया। Our next topic is a new conservatism after 1815. Conservatism meaning कंजर्वेटिव सोसाइटी में रैपिड चेंजेस के ख़िलाफ़ थे। वो पुराने ट्रेडिशंस जैसे मोनार्की, चर्च में बिलीव करते थे। उनका सोचना था कि डेवलपमेंट और नई इनोवेशंस मोनार्की और गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल करेंगी। मॉडर्न आर्मी, पावरफुल इकोनॉमी, लैंडलॉर्ड्स की स्लेवरी का एंड किंग्स के रूल को और स्ट्रेंथन या पावरफुल करेगा। द नेक्स्ट स्लाइड इज द ट्रीटी और पैक्ट ऑफ वियना। ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया को यूरोपियन पावर्स कहा जाता था। 1815 में इन 4 कंट्रीज़ ने मिलकर नेपोलियन को हराया। अब नेपोलियन की पॉलिसीज़ को रिवर्स करने के लिए इन सब के साथ वियना में एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको ट्रीटी ऑफ वियना 1815 कहते हैं। ऑस्ट्रिया के लीगल ऑफिसर ड्यूक मेटरनिक ने इस कांग्रेस को होस्ट किया। बर्बन डायनेस्टी meaning royal line of Europeans, powerful leaders of the same family, जिन्होंने फ्रांस, स्पेन, नेपल्स एंड सिसिली पर रूल किया। फ्रांस को सारी तरफ से स्टेट्स की बाउंड्री से सेफ बनाया गया, जैसे नॉर्थ में नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम, साउथ में पीडमोंट, वेस्ट में प्रशिया एंड सैक्सनी,
नॉर्दर्न इटली, ऑस्ट्रिया को, जर्मन की 39 स्टेट्स को वैसे ही रखा। पोलैंड के पार्ट्स रशिया को दे दिए। कांग्रेस ऑफ वियना का मेन एम मोनार्की को यूरोप में वापस लाना था। Our next topic is revolutionaries. रेवोल्यूशनरीज यानी फ्रीडम फाइटर्स जो अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट कराने के लिए रूलर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट्स कर रहे हैं। लिबरल्स मोनार्की के अगेंस्ट थे। अब उन्हें डर था कि उनके रिवोल्ट्स को क्रश और उनकी मूवमेंट्स को सप्रेस कर दिया जाएगा। इस डर से वह कहीं कहीं छुप गए और छुपकर नेशनलिस्ट्स और फ्रीडम फाइटर्स को रूलर्स के अगेंस्ट ट्रेन करने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज़ शुरू की। उनकी फ़ाइट मोनार्की के अगेंस्ट और फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के लिए थी। नेशन स्टेट्स यानी ऐसी स्टेट्स जहां एक जैसे कल्चर, लैंग्वेज या किसी भी कॉमन फैक्टर से जुड़े सब लोग एक साथ रहें। ऐसी नेशन स्टेट्स बनाने से ही लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल के लिए यूनाइट किया जा सकता था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिउसेप्पे माज़िनी है। जेनोवा इटली के लिगुरिया रीजन की कैपिटल है। माज़िनी जेनोवा में बॉर्न हुए। वह एक रिवोल्यूशनरी थे। जब वो 24 इयर्स के थे तो उन्हें लिगुरिया में रिवोल्यूशन शुरू करने के लिए वहाँ से मार्सेल, फ्रांस डिपोर्ट कर दिया गया। माज़िनी ने सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनेरी ज्वाइन की और उसके बाद 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म की, यंग इटली मार्सेल फ्रांस में और यंग यूरोप बर्न स्विट्ज़रलैंड में। इन सोसाइटीज़ के मेंबर्स पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट से थे। माज़िनी का सोचना था कि नेशंस को अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना नहीं बल्कि एक साथ लाना है। एंड इट्स अबाउट ह्यूमंस, जहाँ लोग पीपल विल स्टे टुगेदर इन पीस एंड इक्वालिटी फॉर ऑल। वो मोनार्की के अगेंस्ट थे और डेमोक्रेसी लाने के लिए रिवोल्ट्स कर रहे थे, जिससे कंजर्वेटिव्स डरे हुए थे। मटरनिक एक कंजर्वेटिव थे और कंजर्वेटिव्स माज़िनी के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को अचीव करने की विजन से काफ़ी स्कैर्ड थे। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस में फर्स्ट रेवोल्यूशन जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। यूरोप, इटली और जर्मन स्टेट्स में रेवोल्यूशंस को लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के साथ जोड़ा जा रहा था। इन रेवोल्यूशंस को स्प्रेड करने वाले लिबरल्स एजुकेटेड मिडिल क्लास के रिच क्लर्क्स, बिजनेसमैन एट्सेट्रा थे। सबसे पहला फर्स्ट रिवोल्ट फ्रांस में जुलाई 1830 से शुरू हुआ। बर्बन किंग्स रेफर टू स्लाइड 15 फॉर इट्स मीनिंग। बर्बन किंग्स को हटाकर लुई फिलिप के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की। जुलाई रेवोल्यूशन के रिवोल्ट्स की वजह से बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी। When France sneezes, the rest of Europe catches cold. मीनिंग, जब फ्रांस में रिवोल्ट्स हुए तो उसके इफ़ेक्ट्स यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में भी दिखे। जैसे फ्रांस के बाद बेल्जियम भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओटोमन एम्पायर यानी हिस्ट्री के लार्जेस्ट एम्पायर्स में से एक है, जिसे इस्लामिक सुपर पावर्स ने साउथ ईस्ट यूरोप, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका में 600 ईयर्स तक रूल किया है। ग्रीस भी 15th सेंचुरी से इसी एम्पायर का पार्ट था। 1821 में यहाँ भी इंडिपेंडेंस के लिए रेवोल्यूशन शुरू हुआ। इन फ्रीडम फाइटर्स को ग्रीस से बाहर निकाले गए लोग और यूरोपियंस जो ग्रीक कल्चर से जुड़े थे की फुल सपोर्ट मिली। कई पोएट्स एंड आर्टिस्ट ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन की बर्थ प्लेस मानते थे। उन्होंने भी ग्रीस को मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट सपोर्ट किया। लॉर्ड बायरन एक पोएट थे। उन्होंने वॉर के लिए फंड्स इकट्ठे किए और फिर वॉर में फ़ाइट भी किया। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने ग्रीस को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। कॉन्स्टेंटिनोपल जो अब टर्की में इस्तांबुल है। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग।
रिवॉल्यूशंस के साथ साथ कल्चरल मूवमेंट्स ने भी नेशनल फीलिंग्स को स्प्रेड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। रोमांटिसिज्म में फोक आर्ट, लैंग्वेज, कस्टम्स, पेंटिंग्स लोगों के इमोशंस और थॉट्स से नेशनलिज्म को प्रमोट किया। इस मूवमेंट का एम लोगों को यूनाइट करना था जो अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, रिलीजन या हिस्ट्री में प्राउड फील करते थे और उसे प्रिजर्व करना चाहते थे। फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर सोचते थे कि रियल और एक्चुअल कल्चर और फॉलोइंग्स के बारे में तो जर्मनी के देस वोल्क यानी वहाँ के लोग, पीपल ही बता सकते हैं। वॉक्सजिस्ट का मतलब लोगों का नेशनल स्पिरिट उनके ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, पोइट्री और डांसेस से पॉपुलर हुआ। फोक कल्चर से ही लोगों को यूनाइट किया जा सकता है और नेशन को इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन पोलैंड। वर्नैकुलर लैंग्वेज यानी लोकल और रीजनल लैंग्वेज जैसे कि वेस्ट बंगाल में बंगाली, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, मलयालम इन केरला। जो लोग अनएजुकेटेड थे उनको उनकी लोकल लैंग्वेजेस में ही फ्रीडम के लिए यूनाइट होने का मैसेज दिया। पोलैंड में भी उनकी लैंग्वेज और म्यूज़िक से नेशनलिस्ट फीलिंग को अलाइव रखा। जब रशिया ने पोलैंड को अपने कंट्रोल में लिया या कैप्चर किया तो रशिया ने पोलिश लैंग्वेज की जगह स्कूल्स में रशियन में पढ़ाने को कंपेल किया। चर्च के प्रीस्ट्स ने जब रशियन यूज़ करने से मना किया तो उन्हें जेल में या साइबेरिया एज पनिशमेंट भेज दिया। 1831 के पोलैंड रिवोल्ट के फेलियर के बाद चर्च के क्लर्जीज ने पोलिश लैंग्वेज को वेपन की तरह यूज़ किया क्योंकि पोलिश को यूज़ करना रशियंस के अगेंस्ट माना जाता था। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 19th सेंचुरी से यूरोप की पॉपुलेशन में राइज हुआ। जॉब्स कम और जॉब्स करने वाले लोग ज़्यादा थे। विलेजेस से लोग जॉब्स ढूंढने सिटीज़ में आने लगे और स्लम्स में भीड़ बढ़ने लगी। इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज सबसे पहले शुरू हुई, वहाँ से लो प्राइस्ड मशीन से बने हुए गुड्स मार्केट में बिकने लगे। कपड़ा और क्लोथ्स बनाने वाली स्मॉल फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स को इनसे काफ़ी टफ कंपटीशन था। जहाँ यूरोप में अभी भी किंग्स और लैंडलॉर्ड्स और नोबल्स रूल करते थे, वहाँ पेजेंट्स टैक्सेस और स्लेवरी से मुश्किल से कोप अप कर रहे थे। क्रॉप फेलियर से क्रॉप्स की कमी के कारण प्राइसेस इंक्रीज हो गए और पॉवर्टी बढ़ने लगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सिसिलियन वीवर्स अपराइजिंग। वीवर्स यानी थ्रेड से क्लॉथ बनाने वाले को वीवर कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स जो क्लॉथ बनाने के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और बना हुआ क्लॉथ वीवर से लेकर मार्केट तक ले जाते थे। कॉन्ट्रैक्टर्स ने वीवर्स की पेमेंट्स को बहुत कम कर दिया था। सिसिलिया सेंट्रल यूरोप में अब पोलैंड एंड चेक रिपब्लिक का पार्ट है। जर्नलिस्ट विल्हम ने कहा वहाँ एटलीस्ट 18,000 वीवर्स थे और कॉन्ट्रैक्टर्स की जगह से वह बहुत सफ़र कर रहे थे। 4 जून 1845 को वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर के बड़े से बंगलों पर जाकर हायर वेजेस की डिमांड की। जब वीवर्स को थ्रेट किया गया तो वीवर्स ने उनके घर में बाय फोर्स एंट्री करके सब तोड़ फोड़ कर दिया। उस टाइम कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से अपनी फैमिली के साथ नेबरिंग विलेज को भाग गया, पर 24 आवर्स के बाद वह पर्शियन आर्मी के साथ वापस आया और इन रिटर्न 11 वीवर्स वर किल्ड। Our next topic is 1848, the Revolution of the Liberals। याद दिला दें, लिबरल्स मोनार्क और किंग रूल के अगेंस्ट थे। 1848 रेवोल्यूशंस में लिबरल्स की डिफरेंट पार्ट्स में क्या डिमांड्स थीं। फ्रांस में मिडिल क्लासेस किंग को रूल करने से हटाकर इलेक्टेड गवर्नमेंट लाने और वोटिंग राइट्स फॉर एडल्ट मेल्स की डिमांड कर रहे थे। यूरोप के और पार्ट्स में जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी में
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी गवर्नमेंट को पीपल इलेक्ट करें और गवर्नमेंट की पावर्स लिमिटेड और अकाउंटेबल हों। उनकी डिमांड्स थी कि सॉवरन स्टेट बने जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बात को फ्रीली कहने का, ग्रुप्स फॉर्म करने का फ्रीडम हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एट्सेट्रा ने काफ़ी पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए हुए थे। वो सब साथ में आए और उन सब ने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, जिसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी कहते हैं, के लिए वोट किया। 1848 18 मई को 831 लोग, जिनको वोट देकर चूज़ किया गया था, सेंट पॉल चर्च में इकट्ठा हुए। उन्होंने जर्मनी के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और किंग ऑफ प्रशिया फ्रेडरिक विलियम IV को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क डिक्लेयर किया। किंग ऑफ प्रशिया ने इस इलेक्टेड असेंबली की ऑफ़र को बाकी किंग्स की तरह रिजेक्ट कर दिया। मिडिल क्लास ने आर्टिसंस, वर्कर्स की डिमांड्स को नहीं माना और उनका सपोर्ट खो दिया। इससे उनका नंबर कम हो गया और मूवमेंट स्लो हो गई। किंग्स और मिलिट्री ने ट्रूप्स की हेल्प से इलेक्टेड असेंबली को ख़त्म कर दिया। रोल ऑफ विमेन। विमेन को राइट्स देने के इशू पर हमेशा डिबेट्स रही हैं और बहुत लोगों ने इसे अपोज भी किया है। विमेन ने अपने राइट्स की डिमांड में ग्रुप्स फॉर्म किए, अपने व्यूज़ कहने के लिए न्यूज़पेपर्स बनाए, मीटिंग्स की और प्रोसेशंस निकाले। इन सब के बाद भी असेंबली के इलेक्शंस में विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिले। सेंट पॉल चर्च में वोटिंग के टाइम विमेन को बैल्कनी में एज वॉचर्स यानी सिर्फ देखने के लिए परमिशन दी गई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी। कंजर्वेटिव्स यानी रैपिड चेंजेस को जल्दी से ना एक्सेप्ट करने वाले और पुरानी ट्रेडिशनल कल्चर को रिस्टोर करने वाले लोग। अब किंग्स को रियलाइज़ हो रहा था कि बढ़ते हुए रिवोल्ट्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ चेंजेस करने ही होंगे। यह चेंजेस वेस्टर्न यूरोप में ऑलरेडी शुरू हो गए थे, वही सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप ने भी फॉलो किए। जैसे हैब्सबर्ग एंड रशिया में स्लेवरी और सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर ख़त्म किया। 1867 में हैब्सबर्ग रूलर्स ने हंगरी को ज़्यादा ऑटोनॉमी यानी सेल्फ गवर्निंग राइट्स दिए। बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है पहले एम्प्लॉयर्स वर्कर्स को बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं और लो वेजेस देते हैं, फिर लेबर लोन्स वापस नहीं कर पाती, रिटर्न में उन्हें फ्री में एम्प्लॉयर्स के यहाँ काम करना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी। 1848 में जब भी मिडिल क्लास नेशनलिस्ट ने जर्मन को एक इलेक्टेड स्टेट बनाने की कोशिश की, तभी मोनार्की, मिलिट्री और बड़े लैंड ओनर्स, जिनको जंकर्स भी कहा जाता है, इस रिवोल्ट को सप्रेस कर देते थे। चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे। उन्हें आर्किटेक्ट और बिल्डर ऑफ जर्मनी भी कहते हैं। ओटो वॉन ने प्रशियन आर्मी की हेल्प से मूवमेंट को आगे बढ़ाया। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ 7 इयर्स में 3 वॉर्स, जिसमें प्रशिया की विक्ट्री हुई। 1871 में चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन के साथ सब इम्पॉर्टेंट लोगों ने पैलेस ऑफ वर्साई के हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मनी को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया एंड काइजर विलियम I ऑफ प्रशिया एज इट्स हेड। मॉडर्न करेंसी, बैंकिंग, जुडिशियल सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए। Our next topic is unification of Italy. 1830 में जिसेपी माज़िनी ने इटली को यूनाइट करने के लिए यंग इटली जैसी सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म की। 1831 एंड 1848 के रेवोल्यूशंस फेल होने के बाद सर्डिनिया पेडमोंट के किंग विक्टर एमेन्यूल II वॉर से इटली को यूनाइट करने के लिए मोटिवेट हुए। सर्डिनिया पेडमोंट के चीफ मिनिस्टर कैवूर ने इटली के यूनिफिकेशन मूवमेंट को लीड किया।
1859 सर्डिनिया ने फ्रांस के साथ ऑस्ट्रिया को डिफीट किया। जिसेपी गॉरिबाल्डी ने भी अपने लोगों के साथ इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। 1860 सर्डिनिया की आर्मी ने लोकल पेजेंट्स के साथ साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ टू सिसिली से स्पेनिश रूलर्स को बाहर भगा दिया। 1861 में विक्टर इमैनुअल II को इटली का किंग बना दिया। इटली की पॉपुलेशन ज़्यादा अनएजुकेटेड थी, वे लिबरल्स के आइडियाज़ को अच्छे से समझ नहीं पाए। Our next topic is the strange case of Britain. ब्रिटेन की इंडिपेंडेंस एक इंस्टेंट डिस्टर्बेंस या रेवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं है। इसका काफ़ी लेंदी प्रोसेस रहा है। 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश अपनी अपनी ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज़ और कल्चर के साथ ब्रिटिश आइल में रहते थे। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से सारी पावर्स ले ली थी। इंग्लैंड को एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे और इंग्लैंड इन सब का सेंटर बना। Our next topic is Unification of the United Kingdom of Great Britain. इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हुआ। फोर्सिबली अब इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लैंड के ही मेंबर्स थे। ब्रिटिश आइडेंटिटी को बढ़ाने का मतलब था स्कॉटलैंड की आइडेंटिटी को क्रश करना। स्कॉटिश हाईलैंड में रहने वाले कैथोलिक क्लैंस जब भी इंडिपेंडेंस के लिए रिवोल्ट करते, उनके रिवोल्ट को जल्दी से सप्रेस कर दिया जाता था। स्कॉटिश हाईलैंडर्स की गायलिक लैंग्वेज, उनकी नेशनल ड्रेस बैंड थी और उन्हें वायलेंटली उनके होमलैंड से निकाला जा रहा था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयरलैंड इंटीग्रेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम। आयरलैंड कंट्री कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियनिटी के 2 सेक्ट्स में डिवाइडेड थी। यूनाइटेड किंगडम के इंग्लिश लोगों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट्स की कैथोलिक्स के अगेंस्ट हेल्प की। कैथोलिक्स के रिवोल्ट्स ब्रिटिशर्स सप्रेस कर देते थे। 1801 में वोल्फ टोन एंड उनके साथ के और आयरिश लोगों का रिवोल्ट फेल होने पर आयरलैंड को यूके में इंक्लूड कर दिया गया। एक न्यू ब्रिटिश नेशन इंग्लिश कल्चर की सुप्रीमेसी के साथ इस्टेब्लिश हुआ, जैसे यूनियन जैक, ब्रिटिश फ्लैग, गॉड सेव आवर नोबेल किंग, वहाँ का नेशनल एंथम एंड इंग्लिश लैंग्वेज के यूज़ को इनकरेज किया गया। Our next topic is Visualizing the Nation. फ्रांस की फीमेल सिंबल मैरियन है। मैरियन एक क्रिश्चियंस का फेमस नेम है और ये सिंबल्स एक नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इंडिया में भारत माता। मैरियन के फीचर्स रेड कैप, ट्राई कलर यानी 3 कलर्स और कोकेड यानी बैच, लिबर्टी और इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। मैरियन के स्टैच्यूज़ हर पब्लिक प्लेस पर कॉइन्स एंड स्टैम्प्स पर बनाए गए, जिससे सब लोग अपने आप को इस यूनिटी सिंबल से आइडेंटिफाई करें। जर्मेनिया। फिलिप वेट की जर्मेनिया पेंटिंग ने जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट किया। किंग काइजर के क्राउन की जगह ब्रोकन चेन शो करते हैं कि जर्मन नेशन अब किंग और नोबेल्स के रूल से फ्री है। जर्मेनिया का ओक लीव्स क्राउन करेज और ब्रेवरी का साइन है। Our next topic is nationalism and imperialism. स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी तक लोगों में डेमोक्रेसी की फीलिंग्स नहीं थी। 1914 में यूरोप की कंट्रीज़ एक दूसरे के लिए स्मॉल माइंडेड और बायस्ड हो चुकी थीं, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। यूरोप की मेजर कंट्रीज़ ने लोगों के आइडियाज़ को अपने इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया। इम्पीरियलिज्म यानी एक ऐसी पॉलिसी जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री पर मिलिट्री फोर्स के साथ अपने इंटरेस्ट के लिए रूल करने लगे। एग्जाम्पल कोलोनाइजेशन। लोगों ने यूनाइट होकर एंटी इम्पीरियल मूवमेंट इंडिपेंडेंस के लिए शुरू की। इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाने का आइडिया सब अप्रूव करते थे।
द बैल्कन रीजन। आफ्टर 1871 यूरोप में सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम यूरोप के साउथ ईस्टर्न पार्ट बैल्कन रीजन में थी। वहाँ पर रहने वाले लोग अलग अलग कल्चर और रेसेस से थे, उन्हें स्लैब्स कहते थे। इस रीजन के काफ़ी पार्ट्स ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे। ओटोमन एम्पायर का ब्रेकअप रोमांटिक नेशनलिज्म की वजह से हुआ और उसके बाद यहाँ के लोग बहुत वायलेंट हो गए। बैल्कन्स प्रूव करना चाहते थे कि ओटोमन से पहले वो इंडिपेंडेंट रीजन था और अब वह दोबारा से अपनी फ्रीडम के लिए रिवोल्ट कर रहे थे। अलग अलग स्लाविक रेसेस अपने अपने कल्चर और अपनी इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट कर रही थीं, जिसकी वजह से यहाँ सीरियस क्लैशेस थे। बैल्कन्स एक दूसरे से जेलस थे और ज़्यादा रीजन अपने पोजेशन में लेना चाहते थे। दूसरी तरफ यूरोपियन पावर्स में भी ट्रेड, कॉलोनीज़, आर्मी को लेकर काफ़ी कंपटीशन था। बैल्कन में प्रॉब्लम शुरू होने से और क्लियर और नोटिसेबल हो गई। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी सब बैल्कन पर कंट्रोल करना चाहते थे। यही रीज़न था कि इस एरिया में वॉर्स शुरू हो गए और फाइनली इट लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।